अमरोहा में 2 युवकों के बीच सड़क पर कुर्सी डालकर रील बनाते वीडियो वायरल। रजापुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का मामला। मेरठ में बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी पर गर्जा बुलडोजर 10,000 वर्ग मीटर बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। मेरठ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। अमेठी में भाजपा नेता पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भाजपा नेता ओम प्रकाश मिश्र के अवैध भट्टे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई। कानपुर में आवारा जानवरों से परेशान किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने आवारा जानवरों को तहसील दफ्तर में किया बंद। बिल्हौर के खजूरी गांव के रहने वाले किसान। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग। करीब 25 बीघा फसल आग से जलकर खाक। मौके पर पहुंचे खागा एसडीएम ने राजस्व कर्मियों को नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए। बाधा विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। खेत के ऊपर से निकली विद्युत लाइन का तार टूटकर फसल पर गिरा। करीब 5 बीघा फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई। गाजीपुर में अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में लगी आग। गेहूं की कटाई के लिए खेत पर गए हुए लोग करीब 10 से 12 जानवर भी आग में झुलसकर मरे। लखनऊ के जानकीपुरम में जीजा की पिटाई से नाबालिग साले की मौत का मामला। पुलिस को बिना सूचित किए साले के शव दफनाया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा पुलिस ने 2 गौ तस्करों को पकड़ा। आरोपियों पर पहले से दर्ज है 6 मामले। इनके 3 फरार साथियों की तलाश जारी। आरोपियों से चाकू भी बरामद। नोएडा में टायर चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 4 साथी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में 150 घटनाओं में करीब 600 टायर कर चुके हैं चोरी। लखनऊ में युवती की हत्या कर चेहरे को आरोपियों ने जलाया। खेत में युवती का शव देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच पड़ताल जारी। सरौरा गांव की वारदात। गाजियाबाद में प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली। उसके बाद खुद भी खाया जहर। इलाज के दौरान युवती की मौत। नंदग्राम इलाके के धूकना की वारदात। अमरोहा में महिला से दुष्कर्म और हत्या करने वाले 3 आरोपियों को उम्र कैद। अपहरण कर दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर की थी हत्या। बिजनौर में दोस्त को दोस्त से उधार के रुपए मांगना भारी पड़ा। आरोपी ने अपने बेटे के साथ मिलकर दुकान में दोस्त की हत्या की। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी अब भी फरार। उन्नाव में ज्वेलरी शॉप में महिलाओं ने चोरी किए जेवर। गहने देखने के बहाने पार किए 75,000 रुपए के आभूषण। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद वारदात। रंगोली गेस्ट हाउस के पास की घटना। गाजियाबाद में पार्षद को हिरासत में लेने का विरोध। पार्षदों ने समर्थकों ने शालीमार गार्डन थाने में किया हंगामा। हंगामे के चलते पुलिस ने पार्षद को छोड़ा। पार्षद यशपाल पहलवान पर डॉक्टर को धमकाने का आरोप। 2 दिन पहले अस्पताल में एक बच्चे की हुई थी मौत। पुलिस से बदसलूकी करने पर थाना साहिबाबाद में दर्ज है मुकदमा। रामपुर में 25,000 के नामी गैंगस्टर गिरफ्तार। जौहर यूनिवर्सिटी में स्वीपिंग मशीन मामले में हुई कार्रवाई। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर जल्द होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक से लाखों का तार हुआ चोरी। चोरों ने बिजली और डेटा केबल के तार भी उड़ाए। विभिन्न थाना क्षेत्रों में कराया गया मुकदमा दर्ज। कानपुर में एक्सप्रेस ट्रेन में अवैध वेंडर्स ने किया पथराव। सामान न खरीदने पर यात्रियों से बहस के बाद की पत्थरबाजी। झकरकटी आउटर के पास की घटना। सोनभद्र में मालगाड़ी के चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को अस्पताल रेफर किया गया। मिर्जापुर में टीएसआई के पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। 5 अप्रैल को टीएसआई का अचानक ट्रक रुकवाने से हुआ था हादसा। बलिया में करीब 1 दर्जन झोपड़ियों में लगी आग। आग में लाखों का सामान जलकर राख। आग से 400 बीघा गेहूं की फसल भी जलकर राख। रेवती थाना क्षेत्र के घाघरा दियारा का मामला। श्रावस्ती में राप्ती नदी में डूबे दिव्यांग युवक की मिली लाश। पुलिस ने कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाश को निकाला। नवीन मॉडर्न श्रावस्ती क्षेत्र के मुस्काबाद गांव का मामला। अमरोहा में गेहूं निकालते वक्त थ्रेशर मशीन की चपेट में आई महिला। मौके पर हुई महिला की मौत। आदमपुर इलाके के गांव कोकापुर का मामला। चमोली में नंदानगर मोटर मार्ग पर कई दुकानों में लगी आग। आग से 6 दुकानों को पहुंचा नुकसान। फायर सर्विस ने बमुश्किल आग बुझाई। इटावा मर्दना ओवरब्रिज के पास मिठाई की दुकान में भड़की आग। दुकान के अंदर रखे गैस सिलेंडर भी फटे। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी। पीलीभीत में अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर मासूम की मौत। सूचना पर नहीं पहुंचा अग्निशमन विभाग। पीलीभीत में 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस ने किसी तरह बुझाई आग। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। भोपतपुर गांव की घटना। बलरामपुर में रोडवेज बस पलटने से एक यात्री की मौत। बस में सवार 19 यात्रियों में से 17 को आई चोट। गोंडा से तुलसीपुर को जा रही थी बस। ग्रेटर नोएडा में पेड़ से टकराया बेकाबू ट्रैक्टर। हादसे में पेड़ टूटकर ट्रैक्टर पर गिरा। ट्रैक्टर में फंसे किसान को लोगों ने कराया अस्पताल में भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। जेवर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में पालतू कुत्ते के हमले से फायरमैन घायल। इमरजेंसी वार्ड में चल रहा इलाज। इंदिरानगर इलाके की घटना। उन्नाव में भाजपा के स्थापना दिवस को लेकर जिला कार्यालय को सजाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। आगरा के जयपुर हाउस कार्यालय में भाजपा स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश क्षेत्र के अध्यक्ष ने फहराया पार्टी का झंडा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी ने अमेठी में भाजपा नेता घर किया झंडारोहण। निकाय चुनाव में युवाओं को मौका मिलने की बात कही। निकाय चुनाव से पहले शहरों में सीएम योगी की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने 8,731 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का हो रहा विकास। सीएम योगी ने कहा हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। विकास से कोई वंचित नहीं रहेगा। सरकार की योजनाओं से कई लोगों की जिंदगी बदली।
कार्यक्रम में सीएम योगी ने किया विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष गरीबों का भला नहीं चाहता, सभी अपने परिवार के लिए चिंतित है। इटावा पहुंचे सपा नेता आदित्य यादव ने कहा निकाय चुनाव के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी, सभी को साथ लेकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ एमओयू साइन किया। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को अदालत से झटका, प्रयागराज के स्पेशल एमपी अमले कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी शाइस्ता परवीन। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की। फसलों के हुए नुकसान का आकलन किया। उत्तराखंड में 35,618 हेक्टेयर फसल भूमि को नुकसान की खबर। हरिद्वार की थाना खानपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, ब्राह्मणवाला तिराहे पर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के काउंटर फायर में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, सुबह 5:46 पर आए भूकंप। रिक्टर स्केल पर 5.4 रही तीव्रता। भूकंप के झटके लगते ही घरों से बाहर निकल आए लोग। वाराणसी दौरे पर प्रमुख सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। सभी अफसरों के साथ कॉरिडोर का लिया जायजा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिपेयर का भी निरीक्षण किया। कानपुर में ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी ब्लिंकिट के कर्मचारियों ने हड़ताल की। कर्मचारियों का आरोप कंपनी बिना बताए काटती है पैसा। बांदा में 5 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल मासूम को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गाजीपुर गांव की घटना। बाराबंकी में गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 4,29,18,000 रुपए की 16 संपत्तियों किया गया कुर्क। जैतपुर थाना क्षेत्र के टीरा गांव का मामला। अम्बेडकर नगर में जिला अस्पताल का एडीएम ने किया औचक निरीक्षण, गैर हाजिर मिले 3 कर्मचारियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। खामियां मिलने पर सीएमएस को दिए निर्देश। हनुमान जन्मोत्सव पर विकासनगर के हनुमान मंदिर में भक्तों का लगा तांता, श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसाद बांटा। अयोध्या में धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती, संकट मोचन के मंदिर जयकारों से गूंजे, श्रद्धा में लीन होकर पूजा अर्चना कर रहे भक्त। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव पर बड़ी भक्तों की भीड़, गुलरी पूर्वा हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, हाथों में ध्वजा लेकर जय श्री राम और जय हनुमान के लगा रहे नारे। वाराणसी में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, दुर्गा कुंड से संकट मोचन तक निकाली गई हनुमान ध्वज यात्रा, भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्णप्रयाग में हनुमान जयंती के अवसर पर हिंदूवादी संगठनों ने निकाली शोभा यात्रा, बाइक रैली निकालकर मनाई हनुमान जयंती। हनुमान जन्मोत्सव पर प्रदेश भर में हाई अलर्ट, संवेदनशील शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम, पुलिस के साथ खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव। हनुमान जयंती को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन भी सतर्क, संवेदनशील इलाकों की बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन के जरिए भी संदिग्धों पर खास नजर। रुड़की के भगवानपुर में शोभा यात्रा निकालने को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस शोभा यात्रा की ड्रोन कैमरे से कर रही है निगरानी। आईआईटी रुड़की में 22वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, आईआईटी निदेशक ने छात्र छात्राओं को बांटी डिग्रियां, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअली छात्रों को संबोधित किया। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 धाम यात्रा प्रभावित करने का किया ऐलान, सिंगटाली मोटर पुल न बनने पर आंदोलन की भी चेतावनी। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से परेशानी, हनुमान चट्टी के पास सड़क पर आया भारी मलबा, हाईवे खोलने में जुटी बीआरओ टीम। सीतापुर के जयरामपुर गांव में तेज हवा के कारण खेत में अचानक आग लगी, करीब 5 एकड़ गेहूं जलकर राख, परेशानी में पड़े किसान। गाजियाबाद के नंदग्राम में प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर मारी गोली, खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जख्मी लड़की अस्पताल में भर्ती। झांसी में 2 पुलिसकर्मियों की करतूत से पुलिसिंग पर उठे सवाल, युवक की पिटाई करने और ड्राइवर से घूस लेने का वीडियो सामने आया। आगरा में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का स्वामी रामभद्राचार्य के विरोध में बुद्धि शुद्ध यज्ञ, स्वामी रामभद्राचार्य को बताया बीजेपी का एजेंट। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और आपत्तिजनक बयान, सपा नेता बाल मुकुंद धुरिया का हनुमान जी को लेकर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट, भाजपा नेता अतुल मिश्रा ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर एटा पुलिस, मुस्लिम बाहुल इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही चप्पे चप्पे पर नजर। बाराबंकी दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निजी अस्पताल के उद्घाटन समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक, का बाराबंकी को सर्वश्रेष्ठ जनपद बनाना सरकार का लक्ष्य। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ में दीवार लेखन कार्यक्रम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बनाए कमल निशान, लिखा एक बार फिर भाजपा सरकार। हरिद्वार में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, पिछले साल की हिंसा को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क, ड्रोन कैमरे की निगरानी में शोभा यात्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक साथ कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। आवारा पशुओं का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ता हालत, समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इस बार सरकार पर ताजा हमला किया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार और यूपी में आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया है और भाजपा राज सीजन 2 पर निशाना साधा है। भाजपा और पुलिस की भ्रष्टाचारी सांठगांठ उत्तर प्रदेश में भाजपा राज सीजन 2 की आपराधिक पटकथा लिख रही है, जिसके मुख्य अध्याय हैं फर्जी केस का जाल, वसूली का दबाव, बुलडोजर का डर, अपहरण फिरौती, एनकाउंटर की धमकी, आत्महत्या पर मजबूर करना। भाजपा ने अखिलेश यादव के उठाए सवालों का जवाब दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उसी अंदाज में सपा पर हमला बोला है। मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी वोट के लालच में किसका वोट चाह रही, बहुसंख्यक की भावनाओं को आहत करके किसका वोट चाहती है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो सपा पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। इनके पास केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रम में पैदा करके अपना चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर बढ़त बनाना चाहते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रणनीति तो बना ही रही हैं। सपा और भाजपा एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सोशल मीडिया पर बजरंगबली के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट कर दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और अकबरपुर से सपा विधायक रामअचल राजभर के साथ दिख रहे इस सपा नेता का नाम बाल मुकुंद धुरिया है, जिसने अपने फेसबुक अकाउंट से हनुमान जी पर यह अपमानजनक पोस्ट कर दी। लेकिन जैसे ही बाल मुकुंद के इस पोस्ट पर हनुमान भक्तों की नजर पड़ी तो उसने पहले चुपके से पोस्ट डिलीट कर दिया और अपने अपमानजनक पोस्ट को सही साबित करने के लिए बेतुके तर्क देने लगा। मैंने कहा है हनुमान जी दुनिया जानती है, वो केसरी नंदन है, वो बंदरों की फौज लेके राम जी चले गए, हनुमान जी बंदर हैं, इसमें कौन सी नई बात कह दी हमने। वहीं दूसरी तरफ बजरंगबली पर बाल मुकुंद धुरिया के इस पोस्ट पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि बाल मुकुंद धुरिया न सिर्फ सपा का सक्रिय सदस्य है बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच है और खुद भी वो इस बात को कबूल कर रहा है। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, विधायक जी से लेकर तमाम लोग, हम अकबरपुर में काम करते हैं, अम्बेडकर नगर में, तो सारे लोग हमारे परिचित हैं, जानकार हैं। मानस विवाद और भगवान राम के अपमान को लेकर सपा पहले से बैकफुट पर है। ऐसे में हनुमान जी पर पार्टी नेता की टिप्पणी सपा के लिए नई मुसीबत बन गई है। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर आपत्तियां दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की तरफ से गठित कमीशन की रिपोर्ट के बाद यूपी नगर विकास विभाग की तरफ से आरक्षण की सूची जारी की गई थी। उस पर आपत्तियां दर्ज करवाने की मियाद 6 अप्रैल शाम 6 बजे खत्म हो गई, जिसके पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव में आरक्षण पर आपत्ति दाखिल कर दी गई। सपा का कहना है कि निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से कम सीटें दी गई हैं। सपा का कहना है कि यूपी में कुल 17 मेयर पद पर चुनाव होंगे, जिनमें 27% ओबीसी आरक्षण लागू होता है। ऐसे में 17 पदों पर ओबीसी के लिए 4.59% सीटें आरक्षित हों, लेकिन ओबीसी के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसे में ओबीसी वर्ग को 0.59% कम आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने सरकार पर बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक किए ही आरक्षण सूची जारी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 4 दिन में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं और याचिकाकर्ता को अपनी आपत्तियां विभाग में दर्ज करवाने को कहा है। नगर निकाय चुनाव की भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक विषाद बिछाए जाने लगे। भाजपा ने तकनीकी रूप से भी तैयारी तेज कर दी। विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब नगर निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा का फोकस जमीन के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी है, जिस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यह है भाजपा का आईटी सेल, जो निकाय चुनाव के लिए दिन रात वॉर रूम की तरह काम कर रहा है। हर सेल के जरिए हर वार्ड का नक्शा तैयार किया जा रहा है, ताकि नक्शे के माध्यम से हर वोटर तक, उस वार्ड तक प्रत्याशी पहुंच सके। हम लोग नक्शा इसलिए बना रहे हैं कि जैसे हमारे कोई प्रतिनिधि आए हैं और उनके जाना है, इस दरवाजे पे जाना है, मान लीजिए मकान नंबर 4 पे जाना है, मकान नंबर 4 कहाँ है, तो उस नक्शे के माध्यम से मकान नंबर 4 वो तुरंत प्राप्त करेंगे और मकान नंबर 4 में जाकर के वो बात कर लेंगे, संपर्क कर लेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा निकाय चुनाव में भी बूथ व्यूह की रचना पर सर्वाधिक जोर दे रही है, जिसके लिए सोशल मीडिया की मदद ली जा रही है। भाजपा के वॉर रूम में व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जनता तक पहुंचने की तैयारी है। साथ ही जनता की उन समस्याओं के समाधान पर भी जोर है, जो भाजपा को बड़ी जीत दिला सकती है। जो वहाँ के रहने वाले निवासी होंगे उस बूथ के, उनको उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी कोई समस्या हो, कोई समाधान हो, तो डायरेक्ट उस ग्रुप में बात करके कर सके। इन सब के साथ ही केंद्र और राज्य की विकास योजना और लाभार्थियों का डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके जरिए विपक्ष को वार रूम से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उमेश पाल हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इस हत्याकांड में अब उस राजदार का नाम सामने आया है, जिसे अतीक के हर गुनाह की जानकारी थी। जिस महिला की तस्वीर को आप देख रहे हैं वो कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि माफिया अतीक अहमद की सबसे बड़ी राजदार है। इस महिला का नाम है आयशा नूरी, जो माफिया अतीक अहमद की बहन और गिरफ्तार डॉक्टर अखलाक की पत्नी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड की तारीख और शूटर्स के बारे में कई महीने पहले पता था। ये बात यूपी एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के बारे में आयशा को कई महीने पहले की जानकारी थी और ये बात एसटीएफ की जांच और डॉक्टर अखलाक से पूछताछ में सामने आई है। एसटीएफ अब आयशा नूरी से पूछताछ करने मेरठ के भवानी नगर इलाके में डॉक्टर अखलाक के घर पहुंची तो आयशा नूरी फरार मिली। उसका मोबाइल फोन भी लगातार बंद है। घर पर मौजूद परिवार के बाकी सदस्य भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ और पुलिस ने आयशा को आरोपी बनाने की तैयारी कर ली है। जांच में एक बात और सामने आई है कि अतीक के कई बड़े शूटर्स आयशा से मिलने मेरठ आते थे।
मेरठ में जिस तरीके से बमबाज गुड्डू आयशा के घर रुका, आयशा का पति डॉक्टर अखलाक से गले मिला और उसके बाद जब वो मेरठ से गया तो आयशा ने उसकी दूसरी शरण स्थली का इंतजाम किया। ये बात की तस्दीक करता है कि साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। अवैध मीट फैक्ट्री चलाने का आरोपी हाजी याकूब कुरैशी सलाखों के पीछे और अब पुलिस को कुरैशी परिवार की 32 लग्जरी गाड़ियों की तलाश है। जेल जाने से पहले हाजी याकूब कुरैशी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार एक दो नहीं बल्कि 32 आलीशान और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। लेकिन अवैध कमाई से बनाई गई कोठी और जमीनों की कुर्की के बाद अब याकूब कुरैशी की गाड़ियों को भी जब्त किया जाना है। लेकिन कुरैशी की 32 गाड़ियां अचानक गायब हो गई हैं। याकूब एंड फैमिली की 32 लग्जरी गाड़ियां व अन्य वाहन कहां हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। यानी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। याकूब की गाड़ियों के बेड़े में रेंज रोवर, मर्सिडीज, जगुआर, लैंड क्रूजर, एंडीवर, ऑडी, स्कॉर्पियो, इनोवा, क्रेटा, बोलेरो, पजेरो समेत कई गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी पुलिस को तलाश है। लेकिन याकूब कुरैशी जेल में बंद है और उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटे इमरान याकूब और फिरोज याकूब जमानत पर हैं। इसलिए पुलिस ने इन तीनों को नोटिस भेजा है और गाड़ियों की जानकारी मांगी है। यह जानकारी नहीं दी गई तो फिर इन गाड़ियों की रकम की वसूली की जाएगी जो करोड़ों में है। वर्तमान में जो कुर्की की कार्रवाई जो प्रचलित है उसको पूरा किया जा रहा है और इनमें जो गाड़ियां पुलिस की अभी कब्जे में नहीं है वो उनको नोटिस देकर उनको अभी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ पुलिस को याकूब एंड फैमिली की 31 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करनी है। इसी के तहत पुलिस ने अब तक कुरैशी की खेती की जमीन के अलावा मकान और कोठियां जब्त कर ली हैं और अब पुलिस को तलाश है कुरैशी की गाड़ियों के बेड़े की। मेरठ में आज एमडीए का बुलडोजर ऐसा गर्जा के अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। आसपास के थानों की पुलिस की मौजूदगी के बीच एक दो नहीं बल्कि 5-5 बुलडोजर ने घंटों अवैध निर्माण को नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई को एमडीए ने मेरठ रोड के नजदीक अब्दुल्लापुर के पास अंजाम दिया और 10,000 वर्ग मीटर में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनी में बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। जिस जमीन पर बुलडोजर ने एक्शन दिखाया वो जमीन बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की है। चूंकि कल बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति ने अपने समाज के सैकड़ों लोगों को बुलाकर एमडीए टीम का विरोध करा दिया था, जिसके बाद टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आज एमडीए की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। बसपा के नेता दारा सिंह प्रजापति की जिस अवैध कॉलोनी से एमडीए के बुलडोजर वापस लौट गए थे विरोध के बाद, आज देखिए यहाँ एक दो नहीं बल्कि जो 5 बुलडोजर हैं वो 5 बुलडोजर यहाँ पर इस कॉलोनी को ध्वस्त करने आए। दरअसल बिना नक्शा पास कराए इस जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर एमडीए ने एक्शन लिया। वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया है। ये दूसरा प्रकरण था जब एफआईआर दर्ज कराई गई, इससे पहले भी एक बार एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इस बुलडोजर एक्शन के बाद अब बसपा नेता दारा सिंह पर एक्शन की बारी है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में बसपा नेता समेत 100 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में पहली बार पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ गया है। आकांक्षा दुबे की मां ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी की मौत के मामले में आरोपी समर सिंह को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, इसी वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरी बेटी के केस में मुझे संदेह है कि जो दोषी है उनको सपा की नेताओं का संरक्षक मिला हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बेटी की रिपोर्ट को सही तरह से नहीं लिखा गया और धाराएं भी कम लगाई गई है। भोजपुरी अभिनेत्री की मौत के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मामले पर आकांक्षा दुबे की मां ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द समर सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। इसी बीच आरोपी समर सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने ऊपर लगे एफआईआर को रद्द करने की याचिका डाली है। 4 अप्रैल को हाईकोर्ट में डाली गई इस याचिका में धारा 482 को पेश किया गया है, जिसमें एफआईआर को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग की गई है। 27 मार्च से फरार समर सिंह को यूपी पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार ढूंढ रही है। इस बीच बुधवार को समर सिंह और उसके भाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया ताकि वो भारत छोड़कर विदेश न भाग सके। इसके पहले आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी मां मधु दुबे की वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए थे। विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। बरेली में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में शामिल होने आई साध्वी प्राची ने मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लड़कियों को लेकर बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि उन्हें हिंदू लड़कों से शादी करनी चाहिए। उनकी जिंदगी को स्वर्ग में बना रहे हैं। ऑफर यही है कि हिंदू लड़कों से शादी कर ले, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। साध्वी प्राची यही नहीं रुकी और कहा कि हिंदुस्तान में रहने वालों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो सबके पूर्वज भगवान राम, कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे। साथ ही बिहार और बंगाल में हुई हिंसा के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसका जिम्मेदार बता दिया। दोनों प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। साध्वी प्राची ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी को मंदबुद्धि बच्चा करार दिया।
अब तो उन्हें थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मंदबुद्धि बच्चा तो है। साध्वी प्राची के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रतिक्रिया दी और कानूनी कार्रवाई की बात की है। मुसलमानों को लालच देना, मुस्लिम औरतों को लालच देना, लड़कियों को लालच देना, इनके बयान से जाहिर हो गया कि यही जो है सूत्रधार हैं। ये पहली बार नहीं है जब विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने कोई विवादित बयान दिया है। विवादों से उनका पुराना नाता है। रामनवमी के मौके पर देश में कई राज्य हिंसा में झुलस गए। बंगाल से लेकर बिहार तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही, लेकिन हनुमान जयंती पर सब शांति रहा। हनुमान जयंती पर पूरे यूपी में जगह जगह शोभा यात्रा निकली। लोग भगवान हनुमान की आस्था के रंग में रंगे नजर आए। श्रद्धालु महावीरी झंडा लेकर शहर के अलग अलग हनुमान मंदिरों पर पहुंचे, पूजा अर्चना की। भक्तों का उत्साह जितना चरम पर दिखा, पुलिस भी उतनी मुस्तैद थी। पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का सख्त निर्देश जारी किया। ऐसे में देश भर में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही थी। पुलिस की बेजोड़ प्लानिंग और चौकसी की वजह से हनुमान जयंती पर पूरे यूपी में शांति रही। और वो जितने भी आयोजन है वो सीनियर ऑफिसर्स के खुद के सुपरविजन में पर्सनली वहाँ प्रेजेंट होने के बाद करवाए जा रहे हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है वो की जा रही है। दरअसल 30 मार्च को रामनवमी पर महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में हिंसा और तनाव देखने को मिला था। सबसे ज्यादा बुरे हालात संभाजीनगर, हावड़ा, सासाराम और बिहार शरीफ में देखने को मिले। कई इलाकों में इंटरनेट तक बैन कर दिया गया तो कई जगहों पर धारा 144 लागू की। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसका असर भी देखने को साफ तौर पर मिला। वहीं अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत आज से शुरू हो गई है, जो अगले 23 दिनों तक चलेगी। राम नाम संकीर्तन के बीच 84 कोसी परिक्रमा को श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये परिक्रमा प्रदेश के 5 जिलों अयोध्या, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी जिलों से होकर गुजरेगी। आगामी 27 अप्रैल को ये यात्रा अयोध्या पहुंचेगी और अगले दिन सीता कुंड पर दर्शन पूजन और अभिषेक के साथ भंडारे के बाद भक्तों की विदाई की जाएगी। दरअसल इस परिक्रमा की शुरुआत 2013 में विश्व हिंदू परिषद ने की थी और उसी साल अखिलेश यादव की सरकार ने 84 कोसी की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिर 2014 में फिर से 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई। तब से परिक्रमा निरंतर चलती चली आ रही है। और उसी साल अखिलेश यादव की सरकार ने उसमें प्रतिबंध लगाया, सब जेल गए हमारे लोग। 14 से हम लोगों ने जब परिक्रमा शुरू किया तो एक चीज की सरकार से मांग किया कि रास्ता बनाओ, पुल बनाओ। 2 जगह हम सरयू नदी क्रॉस करते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार 84 कोस परिक्रमा मार्ग के साथ एक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित कॉरिडोर श्री राम अवतरण बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा को कवर करेगा। जाहिर है इससे संस्कृति के सशक्तिकरण के साथ साथ पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। वहीं देश की पहली रीजनल रैपिड रेल जो पहले फेज में चलने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेन का संचालन शुरू होने से पहले पुलिस को चुनौती देते हुए चोरों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। पहले रेलवे ट्रैक की प्लेट्स और अब रेलवे ट्रैक से लाखों रुपए के तार की चोरी। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल के कॉरिडोर से गाजियाबाद में चोरों ने कई 100 मीटर तार चुरा लिए। चोरी का केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए एक जांच टीम का गठन कर दिया है। पुलिस की पड़ताल उन लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है जो कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये संभवतः जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं अथवा जिनको वहाँ का एक्सेस है उन्हीं के द्वारा किया गया होगा। इसके लिए इन दोनों घटनाओं का जो आप बता रहे हैं, इन दोनों के लिए टीमें गठित की गई हैं और उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन्होंने उस दौरान कार्य किया है। पुलिस भले ही चोरों को गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर चोरों ने तार कैसे काट लिया। लोहे के प्लेट्स की चोरी के बाद पुलिस चौकस क्यों नहीं थी? दरअसल दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। पहला फेज गाजियाबाद में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक है। इसकी दूरी 17 किलोमीटर है। पहले फेज में 5 रैपिड रेल स्टेशन हैं, जिसका ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निरीक्षण करने के दौरान ट्रेन में सफर भी किया था। एक तरफ देश चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ बस्ती के स्कूल और उस तरफ जाने वाला रास्ता देश के विकास पर हंसी उड़ा रहा है। ये रास्ता इन बच्चों को इनके भविष्य का रास्ता दिखाने वाले इनके स्कूल की तरफ ले जाता है। बस्ती मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बहादुरपुर ब्लॉक के रामपुर गांव में बने पूर्व माध्यमिक स्कूल में जाने के लिए जो एकमात्र रास्ता है बिल्कुल कच्चा, और वो भी ऐसा ही खेतों से होकर जाता है। अभी तो हालत ऐसी है और मौसम खराब हो जाए, बारिश आ जाए तो स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तो आते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुँचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सालों पहले गांव के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल तो बनवा दिया गया, लेकिन इस स्कूल को जाने वाले रास्ते को बनाना भी भूल गए। दिन बीतते गए मगर किसी जिम्मेदार ने इस स्कूल की दुर्दशा पर कोई ध्यान नहीं दिया।
कोई रास्ता नहीं स्कूल में जाने की? नहीं, बस यही एक ही रास्ता। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद हालत जस की तस बनी हुई है। बीएससी साहब के क्या हमारे यहाँ लेटर रखा हुआ है, वहाँ खनिज शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया गया, ग्राम पंचायत प्रधान के दिया गया कि आप जो है इसको करवाएं। स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं है। स्कूल के अंदर भले ही महात्मा गांधी और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की तस्वीर लगी हो, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग की हालत इन दोनों महापुरुषों के इरादों से बिल्कुल मेल खाती नहीं दिखती। एबीपी गंगा के सवाल उठाने पर जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान जरूर लिया, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो अंजाम कैसा होगा, ये सोचकर भी तरस आता है उस सिस्टम पर जिन लोगों को इन रास्तों को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है। वहीं 6 अप्रैल को भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और हनुमान जयंती के मौके पर उनके कामों का उदाहरण देकर भाजपा की कार्यशैली का जिक्र किया और कहा कि भाजपा हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। पीएम ने हनुमान जी के जीवन चरित्र को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार के अभियान से भी जोड़ दिया। आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा का भी एक मुख्य सेवक बनकर के अपनी भूमिका निभाता रहा है। 40 मिनट 43 सेकंड के भाषण में पीएम ने जनसंघ और भाजपा की बात की, सामाजिक न्याय को अपनी पार्टी की विचारधारा बताया। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर निशाना साधा, कहा कि ये दल भाजपा के काम को पचा नहीं पा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में वॉल पेंटिंग की और भाजपा का चुनाव चिन्ह बनाया। पार्टी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी और इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदों को उजागर करने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर आज पार्टी की तरफ से राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी दफ्तर पर झंडा फहराया। आज भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्ष की इस यात्रा के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी दफ्तर की दीवार पर कमल का फूल बनाया। हमारे स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जैन जयंती तक एक सामाजिक न्याय सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। भाजपा इस बार अपने स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के तौर पर मना रही है, जिसके तहत 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक पूरे प्रदेश में भाजपा नेता और कार्यकर्ता जनता से सीधे संपर्क साधेंगे और जन सेवा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।